ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रेमा श्रीमा, सुरेंद्र बुराड़े जी, माननीय गोल्डी जॉर्ज, माननीय शबीर पठान, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस कंप्लीट कंसेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो है, जिनका भी प्रस्तावना हमने सुनी, डॉक्टर विनोद अनावरत, हर युग में महापुरुषों ने अपनी क्षमता, अपने ज्ञान, अपनी योग्यता से समाज में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे ही महापुरुष की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आज हम मना रहे हैं। संविधान के शिल्पकार तो थे ही वो, लेकिन ऐसा कोई मुझे एरिया नहीं दिखता जहां पर उन्होंने अपने विचार ना रखे और अपनी सोच ना रखे हो। और मैं जब भी उनको पढ़ता हूं तो बहुत प्रभावित होता हूं। मैं इससे पहले कि मेरे स्पीच के थोड़े से डिटेल में जाऊं, अनावरत साहब ने जैसा शुरुआत किया था कि उन्हें एक दलित आइकॉन के रूप में पेश कर दिया गया है। मैं जहां तक समझता हूं कि हम लोगों का जिनसे संघर्ष है, मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं लूंगा, मैं उसे गवर्निंग क्लास कहता हूं इंडिया की। आई होप यू अंडरस्टैंड आज गवर्निंग क्लास कौन है। तो ये आज से ही नहीं, गवर्निंग क्लास की एक स्ट्रैटेजी रही है। ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जब भी उस गवर्निंग क्लास के रूट्स को, उसके फाउंडेशन को जब भी कोई धक्का देना चाहता है या बदलना चाहता है, तो उसके पास बड़ी सटीक स्ट्रैटेजी है। और अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजीज और हमारी काउंटर स्ट्रेटजीज जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हम ये संघर्ष में जीत नहीं सकते। मैं लड़ाई नहीं कहूंगा, मैं संघर्ष ही कहूंगा इसको। और वो स्ट्रेटजी क्या है उनकी, जैसा आज का कंसेप्ट है, वेरी गुड कंसेप्ट। मैं तो इसके लिए डॉक्टर विनोद और उनके जितने भी साथी हैं, आज की जो रैली थी एक अलग यूनिक रैली है, कंसेप्ट अलग है, आइडियोलॉजी वही है। और आज के दौर में हमें कोई नई आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है। हमें बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, हमारे महापुरुषों ने एक विचारधारा दी है जो परफेक्ट है। सिर्फ उसको वक्त के साथ नई स्ट्रैटेजीज, नई एवेन्यूज के साथ में सामने आना होगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि बाबा साहब को एक छोटे से सेक्शन में उन्होंने फिट करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी है सबसे पहले कि उनके फाउंडेशन को कोई भी अगर धक्का पहुंचाने वाली चीज होती है तो सबसे पहले वो उसको इग्नोर करता है, वो ध्यान ही नहीं देगा। हो सकता है कि आज की भी हमारी रैली को कुछ लोग इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन वो बताता है कि इग्नोर कर रहा है, लेकिन इग्नोर नहीं करता है। सेकंड, जब वो देखता है कि इग्नोर नहीं हो रही है और ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर वो हंसी उड़ाना चालू करता है लोगों के बीच में कि ये ऐसा है, वैसा है, कुछ ना कुछ बात पकड़ के हंसी उड़ाएगा। जब वो देखता है कि फिर भी नहीं रुक रहा है, तो फिर वो डिफेम करता है, बदनाम करता है, ताकि लोग उसके करीब ना जाए। और जब देख रहा है कि बदनामी से भी फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर उसे वो एक छोटे से
कॉर्नर में डालने की कोशिश करता है। जो आपने कहा ना कि दलित राष्ट्र निर्माता को जो संविधान लिखे, who can give this concept, who can write such a beautiful constitution, how can be he only a Dalit leader? I don't think so. It's very wrong. और शायद उसके जिम्मेदार हम लोग भी है, 100% है। तो डिफेम करता है और नहीं तो फिर वो छोटे से सेक्शन में डाल देगा और आखिरी में जब कुछ नहीं होता है तो वो गोली मारता है। मैं तो समझता हूं कि हम उस 5वें रिश्ते तक पहुंचेंगे। जिस दिन पहुंच गए उस दिन समझ लेना हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। मैं राष्ट्र निर्माता की जब बात करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आई जस्ट ट्राई टू स्टडी हिज कंसेप्ट्स ऑन नेशन। कि बाबा साहब एक राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे, क्या कंसेप्ट था, क्या उनका सोच था। तो ये मुझे उनकी 25 नवंबर 1949 की जो स्पीच है उनकी, जब उन्होंने संविधान को पेश करते हुए दिया था। वो कहते हैं कि आजादी के बाद अगर आप ये समझ रहे हो कि भारत का गठन हो गया है, एक राष्ट्र का गठन हो गया, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप एक गलत भ्रम में जी रहे हो। यू आर चेरिशिंग अ डिल्यूजन इन योरसेल्फ। अगर किसी को यह लगता है कि 47 में तो आजाद हो गए, आजादी मिल गई, एक राष्ट्र का गठन हो गया जिसका नाम भारत है, बाबा साहब कहते हैं नो, इस भ्रम में मत रहिए। वो कहते हैं कि वो राष्ट्र कैसे हो सकता है जिसमें लोग हजारों जातों में डिवाइडेड हो। वेयर इज द यूनिटी? जहां लोग इतने डिवाइडेड हो, वो एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? और वो ये कहते हैं कि इस हिसाब से ना तो हम एक सामाजिक तौर पे राष्ट्र है, ना तो हम एक मनोवैज्ञानिक तौर पे राष्ट्र है। और इस भ्रम को, इस सच्चाई को जो मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा भारत का जो जातियों में बटा हुआ समाज है, वो जितने जल्दी इस बात को समझ लेगा, इस भ्रम को समझ लेगा, वो ये समझ जाएगा कि एक राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या है और जरूरतें क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही सेज, वो कहते हैं कास्ट इज एन एंटी नेशनल कंसेप्ट। ये वर्ड यूज किया है, ही यूजेस दिस वर्ड कि जात, कास्ट ये एक एंटी नेशनल कंसेप्ट है, बिकॉज ये लोगों को, इंसानों को आपस में बांटती हैं, जोड़ती नहीं है। वो कहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम जो है ये घृणा और ईर्ष्या पैदा करता है, जेलेसी एंड घृणा पैदा करता है। और ऐसे सिस्टम में अगर आप समझ रहे हो कि सिर्फ आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन देने से या आजाद होने से भारत एक राष्ट्र निर्माण हो गया, तो वो सोचते ये भ्रम से दूर हो जाना चाहिए। अगर हम देखें तो महात्मा फुले भी इन्हीं विचारों के थे। अगर स्पीचेस को एनालाइज किया जाए, महात्मा फुले की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, और ये जब 25 नवंबर की 1947 की वो जब मैंने उनकी स्पीच पढ़ी, तो एक बात समझ में आती है कि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को देते वक्त भी बाबा साहब के दिमाग में कहीं एनालिसिस ऑफ कास्ट वाज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इशू। फिर बाबा साहब कुछ आर्टिकल्स में गवर्निंग क्लास की बात करते हैं। वो कहते हैं ये गवर्निंग क्लास आज जो हम देख रहे हैं कि दिमाग पे कब्जा किया जा चुका है, खतरनाक कब्जा है। ये कब्जा, वो कहते हैं कि जो गवर्निंग क्लास आपकी भावनाओं को कंट्रोल करती है, वही आप पे शासन करेगी। दे आर, जो गवर्निंग क्लास है, दे आर मास्टर ऑफ कंडीशनिंग।
उस्ताद है, आपको डीकंडीशन करना होगा, हमको डीकंडीशन करना होगा लोगों को। अगर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं कि कंडीशनिंग क्या कर सकती है, दिमाग की कंडीशनिंग क्या कर सकती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप सब लोगों ने हाथी देखे हैं, जंगलों में भी देखे होंगे वीडियोस पे, और रियल में हाथी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वो सर्कस में देखा है। अब सर्कस के हाथी और जंगल के हाथी में बहुत बड़ा फर्क होता है, दोनों एक ही रहता है, हाथी ही होता है। लेकिन सर्कस का हाथी क्या होता है? सर्कस का हाथी होता है, सर्कस के पंडाल में बंधा हुआ होता है, 2 फुट की रस्सी पैर में बंधी हुई होती है, एक खूंटे से महावत ऐसा गाड़ता है और वो दूसरा रस्सी का कोना वहां पर बांध देता है। ये हाथी जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है, वो उस छोटे से खूंटे को तोड़ नहीं पाता है। वाई सो? वो एक झटका दे तो खूंटा कब का तोड़ दे, वो भागने लग जाए तो सर्कस का पंडाल गिर जाए। यह है कंडीशनिंग का प्रोसेस, जो भारत के साथ बहुत दिनों से किया जा रहा है और आज बहुत तेज हो चुका है। यह कैसे किया जाता है? जब हाथी जंगल में होता है, फ्री होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसका शिकार कैसे किया जाता है? 3 तरफ से ढोल बजाकर सामने एक गड्ढा खोद दिया जाता है, भगाते भगाते वो गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में जब गिरता है तो उसको पूरे लोहे की चेनों से बांध दिया जाता है। वो हाथी बहुत कोशिश करता है कि वो लोहे की चेनों को तोड़ दे, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। फिर एक दिन उसके दिमाग में बैठता है कि ये चेन टूटती नहीं, दिमाग में बैठता है कि ये चेन टूटती नहीं। उस दिन वो चेन निकाली जाती है और रस्सी बांध दी जाती है। यही हमारे बहुजन समाज का हाल है कि उसके दिमाग पर धार्मिक कब्जा इतना खतरनाक हो चुका है कि उस खूंटे को वो तोड़ नहीं पा रहा है। वंदे भारत, वंदे संविधान। तो ये गवर्निंग क्लास जी की बात करता हूं। बाबा साहब ने कहा कि कास्ट इज एन एंटी नेशनल पॉलिसी, और आज हमारी गवर्निंग क्लास जो है वो इस कास्ट सिस्टम के जनक है, वो इस कास्ट सिस्टम के पोषक है। तो फिर मैं समझता हूं कि उस गवर्निंग क्लास को मैं सबसे बड़ा एंटी नेशनल कहूंगा, जो एक एंटी नेशनल पॉलिसी का पोषक है और क्रिएटर है। अब वो क्या कर रहा है आप समझिए। मैं जो कहा ना कंडीशनिंग कैसे हो रही है, वो इस पे एक लबादा उड़वा रहा है, वो तोड़ नहीं रहा है, आपस की डिवाइडेशन को तोड़ना नहीं रहा है, वो तोड़ने दे भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन ये टूटेंगी वो गवर्निंग क्लास नहीं रहेगा। हमें इस डिवीजन को तोड़ना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारी भूल भी हुई है। तो वो कौन सा लबादा उड़वा रहा है? वो हिंदुत्व का लबादा उड़वा रहा है कि पूरे इनको मैं एक इस अम्ब्रेला में ले लूं, बाकी तुम जैसे हो ऐसी रहो, लेकिन 3 टाइम हिंदू बन जाओ। कब? जब मुसलमानों से लड़ना हो हिंदू बन जाओ। दूसरा, जब वोट देना है तब बन जाओ। तीसरा, मंदिर को चंदा देना है तब बन जाओ। बाकी टाइम अपनी जगह बेटा मरते रहे, शोषित होते रहे, ये होते रहे। मेरा तो ये मानना है कि धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, धर्म के आधार पर जब भी कोई मूवमेंट चलती है जो सत्ता के तरफ जाती है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट इन मिडिल ईस्ट हो, चाहे आज भारत का माहौल हो, ये एक प्रोजेक्ट होता है। दिस इज सिंपली अ प्रोजेक्ट। किस चीज का प्रोजेक्ट होता है? ये प्रोजेक्ट होता है, आर्थिक प्रोजेक्ट होता है ये, और ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट होता है। तो भारत में भी जो चल रहा है ये धर्म के आड़ में एक्चुअली में एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और इसमें हमारा बहुजन समाज पता नहीं
कौन सी अफीम खा के बैठा है कि वो नशे में धुत है, धर्म के नशे में धुत है। मैं बहुजन समाज ही नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा इवन मुस्लिम समाज भी। आई डोंट सी, कहीं तो भी इस चीज से बाहर आना होगा। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के आउटकम जब देखता हूं कि ये जो एक रिलीजियस बेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है, मुझे इसके आउटकम्स अगर अच्छे दिखते तो शायद मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊं, अगर आउटकम अच्छे दिखते हो तो। लेकिन एक बात बता दूं, इसके आउटकम सिवाय शोषण और गरीबी के कुछ नहीं है। और आज अगर शोषण की बात करें, गरीबी की बात करें, तो मैं समझता हूं बहुजन समाज में, मुस्लिम समाज में, बाकी समाजों में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनको समझना है कि उनके आने वाली पीढ़ी को उन्हें क्या देना है। अगर मैं आने वाली पीढ़ी की बात करूं तो आई टॉक अबाउट अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज भारत किस दौर पे खड़ा है, किस मोड़ पे खड़ा है, और ये हमारे जवानों को समझने की जरूरत है। मैं जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करता हूं, इसका मतलब ये होता है अ पॉपुलेशन जो यंग है, जवान है, या ऐसा पॉपुलेशन जो जवान होने वाला है। तो 35%, 35 पॉइंट समथिंग मैं बोल रहा हूं, हमारे जो बच्चे हैं वो 0 से 14 साल के बीच में, 35% ऑफ 130 करोड़, जिनके भविष्य की जिम्मेदारी आप और हम पे है। और तकरीबन अराउंड 50% 15 से 59 ईयर्स के बीच में है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि एक देश के पास जब इस प्रकार की जनसंख्या होती है, जो जवान हो, जो कमाने वाले हाथ हो, जो दिमाग हो, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना को आया था 90s में। आज देखिए चाइना कहां है। हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अराउंड 2005 से चालू हुआ है। ओके, ओके, 5 मिनट्स, यस, आई विल कंक्लूड, नो प्रॉब्लम। सो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा 2005 से चालू है और 2056 तक चलेगा। आज 2022 है, यानी आज भी 8 और 26 34 साल है कि हम इस पीढ़ी को बनाए, इस पीढ़ी को पढ़ाए, इस पीढ़ी को वैज्ञानिक साइंटिफिक सोच दे। लेकिन हो क्या रहा है? सोच कौन सी दी जा रही है? सोच टोटली जो दी जा रही हो नेगेटिव सोच है। भारत ने अगर ये फेज को मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, हमारी आगे की पीढ़ी से आंख मिलाना। मैं समझता हूं कि भारत कैसा राष्ट्र होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फुले, इन्होंने राष्ट्र की कल्पना दी है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है नई आइडियोलॉजी की, सिर्फ मिल के काम करना होगा। हम सब अलग अलग काम करते हैं, हमें मिल के काम करना होगा और नए दौर के हिसाब से, नई स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम करना होगा। जैसा आज वंदे भारत, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक अल्टरनेट स्लोगन दिया है, कैची स्लोगन जिसको कहते हैं। ये अल्टरनेट काउंटर्स हमें देने होंगे। जैसे आज राष्ट्रवाद की बात होती है, तो मैं कहता हूं राष्ट्रवाद क्या है? मैंने डिक्शनरी में इस शब्द नेशनलिज्म की मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश की। तो नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवादी, एक एग्रेसिव काइंड ऑफ अ थिंग है जो अपनी गलतियों को नहीं मानता है, बल्कि अपनी गलतियों का भी ढिंडोरा पीट के ऐसा बोलता है जैसे बहुत बड़ा काम किया जो आज हो रहा है। उसके बजाय मैंने दूसरा अल्टरनेट वर्ड देखा, पैट्रियटिज्म।
राष्ट्रवाद या नेशनलिस्ट हमारा देश कुछ भी करे, गलत करे, सही करे, कुछ भी करे, हम सिर्फ नाचेंगे कि बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। दिस इज नॉट गुड। मैं भगत सिंह को पेट्रियट मानता हूं। पेट्रियट कौन होते हैं? पेट्रियट वो जो अपने देश से प्यार करता है, लेकिन वो देश में जब गलत होता हो तो वो उस पर दुखी होता है और उस गलत को सुधारने की कोशिश करता है, उसे पेट्रियट कहते हैं। मैं समझता हूं हमने नेशनलिस्ट बनने के बजाय पेट्रियट बनना चाहिए, अपने देश का देश प्रेमी बनने चाहिए हमने। आज मैं फिर सभी ऑर्गेनाइजर्स को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया ये देखने का, एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑलवेज। और आखिरी में सिर्फ ताई का संदेशा भी आ गया है तो जाना पड़ेगा, तो आखिरी में सिर्फ आपके इस आज के कार्यक्रम के लिए नहीं, इस कंसेप्ट के लिए भी, इस सोच के लिए भी, और ये आगे बढ़ेगी, मैं इतना 100% श्योर हूँ, क्योंकि एक नई सोच के साथ ही काम करना होगा और आप वो दे रहे हैं डॉक्टर विनोद अनावरत जी। तो मैं यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए 2 लाइन बोलूँगा और शब्दों को विराम दूंगा कि हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हमारे इस संघर्ष से नूर निकलेगा। शुक्रिया। जय भीम, वंदे भारत। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.